barrage of rockets fired at our residential communities by Iran. तो सबसे पहले बात ईरान इजराइल युद्ध की करेंगे, जहां अमेरिका के रुख ने इस जंग के अंजाम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज ईरान इजराइल संघर्ष को 8 दिन पूरे हो चुके हैं। दोनों तरफ से हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। इजराइल ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, तो तेहरान की तरफ से भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक हो रही है। दोनों तरफ से बर्बादी के कई दृश्य सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस टकराव को लेकर कुछ जरूरी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल अमेरिका के उस स्टैंड के बाद उठे हैं जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरेगा या नहीं, इस पर वो 2 हफ्तों में फैसला करेगा। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फंसा दिया है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में उतरने पर इतना सोच विचार कर रहे हैं? अगर अमेरिका इजरायल की तरफ से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो क्या होगा? अगर अमेरिका ने ईरान के साथ वॉर से दूरी बनाई तब क्या नतीजा निकलेगा? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अमेरिका की तरफ से युद्ध में उतरने के फैसले पर देरी क्यों हो रही है, और अमेरिका अगर इस जंग का भागीदार बनता है तो इसका दुनिया के लिए क्या परिणाम हो सकता है। Substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future. I will make my decision whether or not to go. ईरान इजराइल युद्ध के 8 दिन बाद अमेरिका का ये स्टैंड क्या कहता है? क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के हमलों से इजराइल के भीतर गाजा जैसा मंजर दिख रहा है? इजराइल ईरान के ऊपर अस्पतालों पर हमले का आरोप लगा रहा है। ये आरोप कुछ ऐसे हैं जैसे गाजा युद्ध में हमास की तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर लगाए जाते हैं। इजराइल न्यूक्लियर मिसाइल के खतरे को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहा है और हम सिर्फ ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बना रहे हैं। हम न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहे हैं, हम मिसाइल साइट को निशाना बना रहे हैं और वो अस्पताल को निशाना बना रहे हैं। ये मरीज कहीं आने जाने में भी सक्षम नहीं है। यहीं पास में बच्चों का भी वार्ड है। नेतन्याहू के बयान से लगता है कि तेहरान इस युद्ध में तेल अवीव पर भारी पड़ रहा है। बावजूद इसके अमेरिका युद्ध में उतरने में इतनी देरी क्यों कर रहा है? I have a message directly. मेरे पास राष्ट्रपति का सीधा संदेश है और मैं कह सकता हूं कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता होना या न होने की पर्याप्त संभावना है। मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लूंगा कि मुझे जाना है या नहीं। Within the next 2 weeks. मान लीजिए कि 2 हफ्तों के बाद अमेरिका ये फैसला लेता है कि वो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करेगा, तब क्या होगा? हमने कूटनीतिक और विदेश नीति के जानकारों से बातचीत के आधार पर इसका विश्लेषण तैयार किया है। इसके मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में उतरता है तो ये महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया तेहरान की तरफ से जंग में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिका विरोधी मुस्लिम देश भी ईरान के साथ आ सकते हैं। यही नहीं, ईरान की तरफ से उसके आसपास के देशों में बने अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमले हो सकते हैं। ईरान के प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे संगठन दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। चीन और रूस हालांकि अब युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पर बात की। दोनों देशों के नेताओं ने टकराव के समाधान के लिए 4 प्रस्ताव भी रखे हैं। चीन इसलिए भी युद्ध के पक्ष में नहीं है क्योंकि वो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में अगर ईरान बड़े युद्ध में फंसेगा तो चीन का आर्थिक हित प्रभावित होगा। हालांकि रूस अमेरिका को सैन्य दखल से दूर रहने की धमकी जरूर दे रहा है। उधर रक्षा जानकारों का कहना है कि चीन और रूस युद्ध में उलझना नहीं चाहते। वो सीधे संघर्ष में शामिल न होकर पीछे से ईरान को मदद कर सकते हैं। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करता है तो रशिया और चाइना बीच में आ जाएंगे। चाइना तो इसे वार में बदलने ही नहीं देगा, क्योंकि उसका जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का हथियार है जिसे वो बंद करने की धमकी देता है। चाइना उसे बंद होने नहीं देगा।
अगर चीन और रूस सीधे ईरान के साथ नहीं आए तो वो अकेला पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमला कर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई को हटाकर सत्ता परिवर्तन करना चाहेगा। अमेरिका की नजर ईरान के तेल और गैस भंडार पर है। इसके अलावा ईरान को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर उलझना नहीं चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कहा था कि वो युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। इसलिए ट्रंप की विदेश नीति और कूटनीति पर व्यापार नीति हावी दिखती है। लेकिन अगर वो अपने रुख से पलटते हुए ईरान के खिलाफ इजराइल की तरफ से जंग में शामिल होते हैं तो वो एक साथ घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर घेर सकते हैं। अमेरिका के फैसले में देरी की कुछ और वजह भी है। दरअसल ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से अमेरिका के लिए दूसरे मोर्चों पर या उसके हित वाले क्षेत्रों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जैसे अमेरिका को साउथ कोरिया और ताइवान जैसे पूर्वी एशियाई देशों से अपने सैन्य साजो सामान को मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ सकता है। इसका नतीजा ये होगा कि ताइवान के खिलाफ चीन को और आक्रामक होने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका के सहयोगी साउथ कोरिया पर भी नॉर्थ कोरिया दबदबा बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। अगर वो मिडिल ईस्ट की जंग में उलझता है तो यूक्रेन की मदद पर असर पड़ सकता है और इसका फायदा रूस को मिल सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका इजराइल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इजराइल की मदद से वो मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ कायम रखना चाहता है। इजराइल की मदद से ही वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक सकता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुआ तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में। अमेरिका ही वो देश है जिसने साल 1948 में इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर बसाया था। इजराइल को मान्यता देकर अमेरिका की रणनीति मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने की थी। मुस्लिम देशों के बीच इजराइल को खड़ा कर अमेरिका एक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। अमेरिका काफी हद तक अपनी रणनीति को सफल बनाने में कामयाब भी रहा। आज मिडिल ईस्ट के बड़े मुस्लिम देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत और यूएई अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। सीरिया, इराक जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में रक्षा जानकारों की माने तो अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के खिलाफ इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा। भले ही वो सीधे युद्ध में ना कूदकर पीछे से इजराइल को सैन्य और आर्थिक मदद करता रहेगा। अमेरिका इजराइल को अकेला तो कभी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इजराइल को अमेरिका ने 1948 में मिडिल ईस्ट में बसाया ही इसलिए था ताकि मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अमेरिका का प्रभुत्व बना रहे। लेकिन हाँ, डायरेक्टली वो नहीं आएगा। तो फिर इजराइल के पास में जो कॉम्बैट एयर पावर है उसके सामने ईरान कहीं नहीं टिकता। और एट प्रेजेंट ईरान के अंदर 100% एयर सुपीरियरिटी हासिल कर चुका है इजराइल। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल को परोक्ष हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है, अपरोक्ष मदद ही इजराइल के लिए काफी है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका का सीधे युद्ध में न उतरना इजराइल की मुश्किल बढ़ा देगा। इसका नतीजा ये होगा, रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ईरान इजराइल युद्ध लंबा खिंच सकता है, क्योंकि अमेरिका बैकडोर से इजराइल की मदद करेगा तो रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे। युद्ध लंबा खिंचने पर हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को दोबारा खड़ा होने का वक्त मिलेगा और वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में इजरायली और अमेरिकी बेसिस को टारगेट करेंगे, जैसा वो पहले भी करते रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान जैसे दुश्मन का खतरा हमेशा बना रहेगा और ईरान के रहते अमेरिका इस क्षेत्र में अपने पैर और नहीं फैला पाएगा। इजराइल के कमजोर पड़ने से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही रूस, चीन और ईरान मिलकर इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। साथ ही रूस और चीन की भूमिका भी इस क्षेत्र में बढ़ जाएगी। वैसे भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंशा ईरान की मदद से इस इलाके में अपनी भूमिका का विस्तार करने की है। इसकी एक झलक साल 2023 में मिली थी, जब चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मन देशों के बीच शांति वार्ता हुई थी। चीन के इस कदम से अमेरिका को झटका लगा था और उसने इसे अपने खिलाफ चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा था। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका की जंग में न उतरने का असर मिडिल ईस्ट के साथ दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है।
क्योंकि इसका संदेश ये जाएगा कि अमेरिका अपने किसी भी सहयोगी के समर्थन में सीधे सैन्य दखल से बच रहा है। अमेरिका का रुख देखकर चीन ताइवान जैसे देश के खिलाफ अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। कुछ ऐसा ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया के खिलाफ किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सारे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और इसीलिए फैसला लेने में इतना वक्त ले रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई भी फैसला लेने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना चाहते हैं। जैसे अमेरिका को लगता है कि इजरायल के हमलों से ईरान कमजोर पड़ेगा और शांति वार्ता के लिए तैयार होगा। ईरान दोबारा अमेरिका के साथ परमाणु डील करने के लिए राजी होगा। यह भी संभव है कि इजरायल ईरान के खिलाफ संघर्ष रोक दे, क्योंकि पहले फिलिस्तीन और अब ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर नेतन्याहू घरेलू मोर्चे पर विरोध का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में भी ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। ऐसे में युद्ध में जाने का फैसला ट्रंप की लोकप्रियता को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के कई करीबी भी उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध में जाने से रोक रहे हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप की रणनीति टाइम बाय करने की भी लगती है, ताकि वो अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट की ईरान के पास तैनाती कर सके और ईरान को बखूबी जवाब दिया जा सके। इजरायल को भी ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का वक्त मिल जाएगा। आखिर में ट्रंप की तरफ से युद्ध में उतरने का फैसला लेने का जोखिम कम हो जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इसलिए उनकी तरफ से 2 हफ्ते का और वक्त लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।